यहाँ की बहुत सारी समस्या है। एक तो गन्ने का रेट का समस्या है। या वैसे तो सबसे ज्यादा रेट यही मिलता है, लेकिन कुछ बकाया बचा हुआ है। उन्होंने वादा किया था देने का, लेकिन अभी दिया नहीं है। वो समस्या है। बिजली की समस्या है, दिन में बिजली नहीं मिलती किसानों को। किसान चाहते कि दिन में बिजली मिले। इसके साथ बिजली का जो रेट है उसकी समस्या है। अ, दूध की समस्या है, दूध का रेट का समस्या है। और बाकी छोटे मोटे किसानों की जो समस्या है वो लेकर हम हमेशा यहाँ आंदोलन करते रहते हैं। और यहाँ के जो किसान है ज्यादा से ज्यादा मार्जिनल किसान है, और उनमें बहुत सारी एकजुटता है। और वो वही तय करते हैं कि हाँ कौन किसको जिताना है और किसको हराना है। हालांकि कांग्रेस महाविकास अघाड़ी की बात करें, महाविकास अघाड़ी का इसमें आप भी हिस्सा थे हालांकि, लेकिन जब चुनाव हो रहे थे, मीटिंगें हो रही थी सीट्स को लेके, आप उसके हिस्सा नहीं, क्या वजह थी जब और क्या उद्धव ठाकरे से क्या हाँ, आपकी बात जब रही? महाविकास आघाड़ी बनी थी तब स्वाभिमानी उसमें थी, मैं भी उसमें अहम भूमिका निभा चुका हूँ। क्योंकि उद्धव जी ठाकरे जी का जब नेता चयन हुआ तो उसका सूचक मैं था और अनुमोदक भुजबल थे। इतनी नजदीक मैं महाविकास आघाड़ी की था। लेकिन जब ये सत्ता में आ गई तो पहली बार इन्होंने हमें जो एफआरपी मिलती है गन्ने की, वो इन्होंने 3 किस्तें में बांट दी, जिसको हमारा कड़ा विरोध था। दूसरी बात, जो 2013 का लैंड एक्विजिशन बिल है उसमें इन्होंने अमेंडमेंट लाया और किसानों की जो जमीन है उसके मुफ्त में लूटने की एक साजिश रची। आज यहाँ महाराष्ट्र में जो शक्तिपीठ नाम का एक नया रोड जा रहा है, उसको 27,000 एकड़ जमीन किसानों की जानी है, उसमें बहुत सारी लूट होने वाली है। इसलिए हमने महाविकास आघाड़ी के साथ जितने भी जो संबंध थे हम तोड़ दिया, और हमने ऐलान किया कि अब हम ना महाविकास आघाड़ी के साथ काम करेंगे, ना बीजेपी अलायंस के साथ काम करेंगे। हम इंडिपेंडेंट काम करने का फैसला हमने 2.5 साल पहले लिया था। इसलिए हम किसी भी गठबंधन के बिना खुद चुनाव लड़ रहे हैं। सर, इसी सीट्स के लिए, हथंगली सीट्स की बात करें, आप हालांकि उद्धव ठाकरे से 2 बार मुलाकात हुई थी, क्या कुछ मुलाकात में बातें हुई थी? हालांकि अचानक से क्या हो गया था? शिवसेना पार्टी जब टूट गई तो यहाँ का जो एमपी था तहिर माने, जिसने मुझे पिछली बार हराया था, वो शिवसेना छोड़ के शिंदे शिवसेना में चला गया। उसके बाद उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उसको हराना है, लेकिन उसको हराने की क्षमता रखने वाला कैंडिडेट उनके पास था नहीं है। इसलिए उनकी इच्छा थी कि मैं फिर वापस महाविकास आघाड़ी में आऊँ और मैं कंटेस्ट करूँ महाविकास आघाड़ी की तरफ से। लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी में वापस नहीं जाना था चाहता था। फिर भी इन्होंने इच्छा व्यक्त की, एक बार मिलते हैं, अगर नहीं आओगे तभी आप अगर लड़ना चाहते हो तो मैं आपके साथ खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा। इसकी उनकी इच्छा थी। इसलिए मैं उद्धव जी को जाके मिला था, और हम दोनों में जो बातचीत हुई थी वो यही थी कि मैं तो महाविकास आघाड़ी नहीं ज्वाइन करूंगा, लेकिन अगर एंटी बीजेपी वोट शेयरिंग टालना है तो महाविकास आघाड़ी को यहाँ कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, समर्थन करना चाहिए। उन्होंने माना। और लेकिन जब उनकी लिस्ट डिक्लेयर हो गई कैंडिडेट की, तो उससे पहले दिन उन्होंने फोन किया और कहा कि अगर आपको हमारा समर्थन चाहिए तो हमारा सिंबल लेना चाहिए। मतलब उनके चिन्ह से? हाँ, उनके चिन्ह से लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता। पिछले 34 साल से मैं इस किसान मूवमेंट में हूँ। मैं जिंदगी में भी किसी भी पार्टी का ज्वाइन कभी किया नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने स्वाभिमानी पार्टी बनाई है। और आज केवल सिंबल के लिए शिवसेना ज्वाइन करूंगा तो मेरा जो किसान संगठन है उसका क्या करूंगा? और जो किसान है मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, लाखों किसान है महाराष्ट्र के, वो बेसहारा हो जाएंगे। उनको कहाँ छोड़ो, वो तो सब शिवसेना ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये खरगिज नहीं होगी। और मेरा ये जो संगठन है
वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए काम करती है, और शिवसेना तो सब राजनीति करती है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपके पार्टी में नहीं आऊँगा, पार्टी नहीं ज्वाइन करूँगा। अगर देना है तो समर्थन दे दीजिए, नहीं तो मैं अकेला लड़ूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समर्थन नहीं दिया हाँ, उन्होंने समर्थन नहीं दिया, उसके पीछे और एक राजनीति हो गई। महाविकास आघाड़ी और बीजेपी समर्थन वाली महायुति, इन दोनों गुट में चीनी लॉबी के लोग बहुत सारे हैं, और उन दोनों ने मिलकर एक तीसरी शक्ति बन गई। उन्होंने ये तय किया, चाहे तुम्हारा कैंडिडेट जीतने दो या हमारा, लेकिन राजू शेट्टी को हराना है यहाँ। इसलिए उन्होंने सब मिलके साजिश करके एक शुगर मिल वाले को खड़ा कर दिया, और सब ने उनको समर्थन दिया है, और उसके खिलाफ मेरी अब लड़ाई चालू है। सर, आपकी लड़ाई किससे है? क्योंकि शिवसेना वर्सेस शिवसेना, वहाँ पे भी सत्यजीत पाटिल की बात पे धैर्यशील माने जो यहाँ पे ऑलरेडी संसद थे बीजेपी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से। पैसा तो दोनों के पास भी है। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई वैसे तो धैर्यशील माने जो यहाँ का अभी क्या MP है उसके साथ है, और वो पाटिल वो पीछे पीछे हो चुका है। क्या उम्मीद है सर, कितनी सीटें से, क्योंकि कितना मतदान आपको मिला? क्योंकि हमने देखा जिस प्रकार से यहाँ पे योगी आदित्यनाथ हो, बड़े बड़े बीजेपी के चेहरे आ रहे हैं, उनकी सभा को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या जिस तरह से भीड़ आ रही है वो? देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री आके गए, इसके बाद कुछ और केंद्रीय मंत्री आएंगे, मैंने सुना। आज योगी आदित्यनाथ, हाँ, आज योगी आदित्यनाथ है, कल गडकरी जी आएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो यहीं रहते हैं, दोनों मुख्यमंत्री यहीं आ रहे हैं। शरद पवार आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे आके चले गए। ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे हराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ 4 जून को मैं ही जीतूंगा। सर, जो दावा किया जा रहा था मोदी द्वारा, हालांकि आप भी देख रहे हैं कि मोदी लहर बरकरार, क्या आपको कहीं पे भी मोदी? यहाँ आपको कहीं मोदी लहर नहीं दिखेगी, यहाँ कुछ मोदी लहर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जो काम करने वाला है, जो किसानों के हित में काम करने वाला, उन्हीं की तरफ यहाँ के लोग वोट देंगे। जिस तरह से विपक्ष की बात करें, हम कांग्रेस हो या अदर पार्टी है, जो इंडिया अलायंस बना था, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो नारा दे रही है 400 पार का, अगर बीजेपी आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो बदल जाए, उसको आप किस तरह, क्या आपको लगता है इस तरह से? या हम हरगिज नहीं होने देंगे, वो नारा तो दे रहे हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये अगर जीत जाएंगे तो शायद संविधान बदल सकते हैं, इसलिए ये होने नहीं देंगे। हम संविधान बदलने नहीं देंगे, और संविधान की रक्षा के लिए हमारे शरीर में जितना भी खून होगा, खून की आखिरी बूंद तक हम लड़ते रहेंगे। बीजेपी दावा करे 400 पार का, आपको क्या लग रहा है सर? आपने 2 फेज तो देख लिया है महाराष्ट्र या ओवरऑल में सब जगह, इस तरह से 2 फेज हुआ नहीं, जो दावा करे 400 पार? बीजेपी 400 पार छोड़ दीजिए, ये तो 272 पार भी नहीं कर सकती, ऐसी हालत है बीजेपी की पूरे देश में। सर, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि धर्म के आधार पे भी कई सारे मुद्दे मुस्लिम्स के सामने आ रहे हैं, कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं, जो यहाँ पे मुस्लिम, साफ साफ मुस्लिम सब, तो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे अब राजनीति खेली जा रही है। बहुत गंदी राजनीति चल रही है, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे राजनीति चल रही है, लेकिन एक ना एक दिन इससे अलग होकर मुद्दों के आधार पर राजनीति करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, और बर्बादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज़ादी के बाद 75 साल हो गए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का परसेंटेज आज हमें दिख रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं अपनी जो कोई आर्थिक जो संरचना होना चाहिए वो करने, वो उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं दे रही है। हम धर्म जात इसमें फंस गए हैं, इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो है वो थम हो गई है, वो सिक यूनिट बढ़ने लगे हैं, इसलिए उनमें जो बैंकों का कर्जा है वो कर्जा सील हो चुका है, और इस तरह से अर्थव्यवस्था खतरे में आ चुकी है। और पिछले 10 साल में इस देश में गरीबों की संख्या बढ़ गई है। 2014 को 25 करोड़ गरीब थे, अब आज 36 करोड़ हो गए, 11 करोड़ गरीब बढ़ गए। 2014 में 2.5 लाख मिलियनियर थे, आज वो 3.5 लाख हो गए। इसका मतलब
गरीब और अमीर में का फासला बढ़ रहा है और ये अच्छा नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। बिल्कुल सर, हाँ। ये ये क्या है इसका मतलब? इस मतलब ये है कि इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब रहते हैं और वो अनाज खरीद नहीं सकते। या ये सफलता है या विफलता है इस देश के प्रधानमंत्री की और देश की सरकार की विफलता है। इनको गर्व से ये कहना चाहिए कि पहले 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता था मुफ्त में या सब्सिडी में, लेकिन अब हमने 40 करोड़ को दे दिया। इसका मतलब 40 करोड़ गरीबी रेखा के ऊपर हमने लाया। ये कहते तो गर्व से हम भी तालियां बजाते, लेकिन ये क्या शर्मनाक की बात है। ये 140 में से 80 करोड़ लोगों को अगर आपको अनाज देना पड़ता है तो ये देश किस तरह जा रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग देश को। इसलिए ये जो आर्थिक नीतियां है वो गलत है और उसको उसकी पुनर्रचना करना चाहिए और ये विचार लेकर जनता के पास जाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। सर 48 महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट में से आपकी पार्टी कितनी जगह चुनाव लड़े, कहाँ? हमारी पार्टी 4 जगह चुनाव लड़ रही है। एक है बुल्डाना, दूसरी है परभनी, वो तो चुनाव हो चुका है।